आइए आज इडियम्स एंड फ्रेजेस एक्सीलेंट बुक से अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम क्लास 12 के लिए, 11 के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए 10 पार्ट जो है इडियम्स एंड फ्रेज को अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। आप उसको सर्च कर सकते हैं 100 इडियम्स एंड फ्रेज इंपॉर्टेंट समझ के। अब आज से हम आपको जो है एक्सीलेंट की बुक से जो है एक तरफ से पूरा सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार करवा रहे हैं क्लास 12 की एक्सीलेंट बुक से। तो ये 11 हो या 12 दोनों के लिए काम हो गया। यही नहीं, बहुत सारे कंपटिशनल एग्ज़ाम में भी इडियम्स एंड फ्रेज आते ही हैं। तो इसलिए आप इसको बहुत आसानी से ट्रिक से हम याद कराएंगे ताकि आपको भूले ना, क्योंकि बहुत भूलता है। और आपको परीक्षा में जो है इसका मीनिंग आएगा, जैसे ऑल इन ऑल आ जाएगा तो उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक में दिया रहेगा होल एंड सोल। आपको यही ऑप्शन टिक करना होगा। इस वर्ष इंटर के पेपर में भी ऐसे ही आएगा और बाकी कंपटिशनल एग्जाम में हमेशा ऐसे ही आता है। अगर और हर साल क्या आता था, ऑल इन ऑल दे देता तो कहता था वाक्य में प्रयोग करो, कोई भी दे देगा। तो आप इसका अर्थ अच्छे से हम दोनों तरीके से बता दें, अर्थ भी बता दे रहे हैं, वाक्य प्रयोग भी बता दे रहे हैं, ताकि चाहे जैसे आए आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देख लेते हैं। ऑल इन ऑल माने होता है सर्वे सर्वा। अंग्रेजी में क्या होगा, होल एंड सोल। इंग्लिश मीनिंग भी आप जानते रहिए, ठीक, ताकि ऑब्जेक्टिव आए तो आपको होल एंड सोल दिया रहेगा तो आप कर लेंगे। वैसे भी सर्वे सर्वा अगर रहेगा, होल एंड सोल आप पढ़े भी रहोगे, देखते बारे में याद हो जाएगा। याद कैसे होगा, आल माने पूरा, इन ऑल इन ऑल माने सब में सब। सब में सब का मतलब क्या, सर्वे सर्वा। जैसे आप कह सकते हो कि मेरे पिताजी परिवार में सर्वे सर्वा हैं, मतलब सब जितने परिवार हैं सब में सब वही हैं। सब वही हैं मतलब मेन मालिक वही हैं, उसी को कहते हैं ऑल इन ऑल। इसको आप समझने का प्रयास करो। ऑल इन ऑल कब बोला जाता है, बोल चाल में भी आपको अंग्रेजी बोलना है तो भी आपको मुहावरे का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जैसे हिंदी में मुहावरा नहीं लोग बोल देते हैं, कहावत मुहावरा, उसी तरह से अंग्रेजी में भी बोला जाता है, इसलिए आप उसको जानना जरूरी है। आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए वाक्य दिया गया ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। जिला में सर्वे सर्वा होता है, मतलब जिला अधिकारी जिला का मालिक होता है। वो चाहे तो आपकी छुट्टी एक दिन कर सकता है किसी भी ओकेजन पर। ठंडी ज़्यादा है तो निर्णय ले सकता है कि नहीं शीतलहरी की छुट्टी होगी, कोई भी मतलब नियम वो लागू जिला में कर सकता है। क्लियर, अपने हिसाब से तो वो ऑल इन ऑल होता है। आप यही नहीं, परीक्षा में आपको अगर वाक्य प्रयोग करने के लिए आया है या अपने आप ही आप याद करना चाहो, कोई जरूरी नहीं यही उदाहरण, आप अपने हिसाब से कोई भी एक एग्जाम्पल अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो लाइफ टाइम ये भूलेगा नहीं, याद आपको करा देंगे तत्काल, ध्यान से रहेंगे तो। जैसे आप दूसरा कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट हो गया। आप कह दे द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन इंडिया, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री ऑल इन ऑल होता है, सर्वे सर्वा होता है। मोदी इज ऑल इन माई कंट्री, मेरे देश में सर्वे सर्वा, क्योंकि उनको पावर है ना, चाहे तो जिस दिन नोट बंद कर दें, ठीक है, जीएसटी लागू कर दें, कुछ भी कर दें, क्लियर, क्योंकि ऑल इन ऑल है। आप कह सकते हो द प्रिंसिपल इज ऑल इन द स्कूल। प्रिंसिपल स्कूल में क्या है, सर्वे सर्वा, स्कूल के मालिक हैं प्रिंसिपल। उसी तरह से आप कह सकते हो आई एम ऑल इन माई फैमिली, मैं अपने परिवार में सर्वे सर्वा हूँ। माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। क्लियर, योगी इज ऑल इन यूपी, योगी यूपी में एट दिस टाइम, इस समय ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा। क्लियर, चीफ मिनिस्टर इज ऑल इन द स्टेट। चलिए देखते हैं दूसरा वाक्य। अब आई होप आपको याद हो गया ऑल इन ऑल ना। दूसरा, एट सिक्सेज एंड सेवन्स माने होता बेतरतीब। बेतरकीब दिया है तो बेतरतीब किसको कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ होता है अव्यवस्थित। क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। अव्यवस्थित ना समझ में आओ, तितर बितर आप सुने होंगे हिंदी शब्द। तितर बितर कहते हैं सारे सामान तितर बितर कर दिए, इधर उधर कर दिए, तितर बितर या अव्यवस्थित इसकी दूसरी हिंदी होती है, ठीक। तो इन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर माने होता है, ऑर्डर माने क्रम भी होता है, डिसऑर्डर माने अव्यवस्थित बिना क्रम के। क्लियर, तितर बितर। तो इसको याद कैसे किया जाएगा, इन डिसऑर्डर बेतरतीब या तितर बितर या अव्यवस्थित कैसे होगा, देखिए। एट सिक्सेज एंड सेवन, 6 माने 6, 7 माने 7। अगर कोई भी सामान आपको कह दिया गया कि 6 का सेट लगा दो, ठीक है, आधा आधा दर्जन आप क्या करो, रख दो। अब तो किसी पे 6 रखोगे, किसी पे 7 रखोगे, तो आप व्यवस्थित रहेगी ना, व्यवस्थित नहीं रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ 6 सामान, जैसे 6 बुक रखना है, 6 रखोगे एकदम रहेगा सही, या 6 केला रखना है आधा आधा दर्जन, तो किसी में 7 कर दो, किसी में 6 कर दोगे, तो वो थोड़ा अव्यवस्थित लगेगा ना। अगर 6 रहेगा तो कायदे से व्यवस्थित लगेगा कि भाई सब में 6 ही है,
तो नहीं तो वो अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए 6 and 7 6 और 7 पर मतलब अव्यवस्थित। क्लियर हो गया? तितर बितर लगेगा, ठीक है ना, मतलब सेट नहीं रहेगा बढ़िया से। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि किसी में 6 है किसी में 7 है, इसका मतलब वो अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं। अगर सब में 6 होता तो व्यवस्थित रहता। ऐसे ही मैं सारे इडियम्स याद किया हूँ, ट्रिक को और ऐसे बना है, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। बाकी आप अगर कोई आपको और अच्छी ट्रिक अपने आप बना सकते हो तो बना सकते हो। मेरी तो ट्रिक है सब यही, आप इसी से याद कर सकते हो, वरना अपनी भी ट्रिक आप बना सकते हो। योर चिल्ड्रन केम इन टू माई रूम, तुम्हारे बच्चे मेरे कमरे में आए, एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स एट 6 and 7, और मेरी सभी किताबों को तितर बितर करके छोड़ दिए। क्लियर? मतलब किस कहीं इधर 4 बार छठे, कहीं 7 इधर इधर उधर कर दिए, कुछ भी कर दिए। ऐड फ्यूल टू फायर माने होता अग्नि में घी का कार्य करना या उत्तेजना को बढ़ाना। मेक द मैटर वर्स, मामले को और अधिक खराब कर देना, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ऐड माने क्या होता है, याद कैसे होगा? अग्नि में घी का कार्य करना या उत्तेजना को बढ़ाना। ऐड माने क्या होता है? बढ़ाना होता है ना, जोड़ना या बढ़ाना। अब फ्यूल माने ईंधन होता है, और फायर माने आग होता है। आग में ईंधन को बढ़ाना, आग में ईंधन को बढ़ाना का मतलब क्या? अग्नि में घी का कार्य करना। जब हम क्या होती है, हवन वगैरह होती है, कहीं भी होती है, तो अब अग्नि में क्या घी डालवाया जाता है ना, तो कादिश जलती है हवन। तो वही अग्नि में घी को डालोगे तो अब आग के लिए ईंधन बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो? थोड़ा कम भी है तो वो जलेगी बढ़िया, अग्नि में घी का कार्य करेगी वो, ठीक है ना। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में ईंधन बढ़ाना मतलब अग्नि में घी का कार्य करना या उत्तेजना को बढ़ाना, ठीक है ना। जब हम अग्नि में घी को डालते हैं तो आग और उत्तेजित होकर जलने लगती है ना। उसी तरह से यहाँ भी कोई आदमी जैसे पहले से क्रोधित है, अब अगर आप उसको कुछ बोल देंगे खिलाफ उसके तो और अधिक उत्तेजित हो जाएगा। तो जान लीजिए आप अग्नि में घी डालने का काम कर रहे हैं, इस तरह से कंडीशन में कहा जाता है। याद हो गया ना आराम से? क्लियर? मेक द मैटर वर्स, मामले को और अधिक खराब करोगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द ऑफिसर वाज ऑलरेडी वेरी एंग्री, कोई अधिकारी है, अफसर माने अधिकारी, अधिकारी पहले से ही बहुत क्या है, क्रोधित है। बट द डिसकोर्टियस आंसर ऑफ रमेश, लेकिन रमेश का डिसकोर्टियस आंसर माने अभद्र, डिसकोर्टियस माने अभद्र, अभद्र मतलब जो अच्छे से ना बोलो, प्रेम से ना बोलो, थोड़ा गुस्से में बोलो, ठीक है। उत्तर जो है एडेड फ्यूल टू फायर, उत्तेजना को क्या किया? बढ़ा दिया। कोई अधिकारी है, कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, अधिकारी पहले से क्रोधित है और ये रमेश जो हैं ये अभद्र उत्तर दे दिए, मतलब अच्छे से ढंग से उत्तर नहीं दिए, तो वो उसका क्रोध और क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे आप स्कूल में कोई लड़का गया पढ़ने के लिए, जा रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अध्यापक पूछे और टीचर से, क्लास टीचर बच्चों से कि क्यों नहीं आ रहा है, तो कहा कि आता नहीं है, कहता है कि जो है लेट ही आएंगे, जो करना होगा कर लेंगे, ठीक है। तो टीचर पहुँचे, क्यों नहीं आए? गुस्से में आते नहीं, रोज़ लेट आते हो। कहा कि क्या हुआ लेट हो गए? तो क्या अभी 4 ही दिन से तो लेट आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पहले से गुस्सा में और गुस्से हो गए, तो मतलब उतना कह के क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गए तो क्रोध को क्या कर दिए? बढ़ा दिए, अग्नि में घी डालने का काम कर दिए। क्लियर? इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अधिकारी पहले से क्रोधित था, उसको अच्छे से उत्तर न देके विनम्रतापूर्वक, अविनम्रतापूर्वक अभद्र उत्तर दे दिएगा तो बढ़ गया। ऑल एंड सन्ड्री माने क्या होता है? प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। ऑल माने सभी, सन्ड्री माने उससे अनेक होता है, सन्ड्री में अनेक प्रकार के होता है, सन्ड्री माने अनेक या विविध, ठीक है। तो सभी और विविध, विविध मतलब हर प्रकार के, अनेक अनेक लोगों को, सभी और अनेक मतलब सभी लोगों को। तो कहने मतलब एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन माने होता है भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के, प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के। ऑल एंड सन्ड्री उसको कहते हैं, ठीक। ऑल माने सभी हो भी करता है, सन्ड्री माने भी विविध, विविध मतलब हर प्रकार के लोगों को, ठीक ना। मतलब क्या? प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। जैसे वो ये मुहावरा मतलब क्या होता है? सभी को, और विविध प्रकार के लोग हैं जो भी, सभी को। सभी मतलब जैसे आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ, बर्थडे है या शादी है, कुछ भी है, कोई भी कार्यक्रम है, उसमें आप सभी को, गांव में जितने लोग हैं सबको न्योता दे दो, किसी को मत छोड़ो, ठीक है। ऑल सभी को दे दो, एंड सन्ड्री मतलब विविध, विविध प्रकार के लोग जो भी हैं सबको दे दो। तो कहने मतलब प्रत्येक को आप बिना किसी भेदभाव के दे रहे हो ना, किसी को छोड़ नहीं रहे हो, सभी को दे रहे हो, इसका मतलब बिना भेदभाव के आप दे रहे हो ना।
अब ये होता है कि नहीं, 4 घर छोड़ दो, उनके घर से झगड़ा हुआ है, ये हुआ वो हुआ, बोल चाल नहीं है, तो उनको छोड़ दो। अगर छोड़ रहे हो तो जान लीजिए भेदभाव कर रहे हो, लेकिन सभी को आप ऑल एंड सन्ड्री सभी को दे रहे हो, इसका मतलब प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक को दे रहे हो। क्लियर हो गया? ऐसे इसको याद कर सकते हो। जैसे माय फादर इन्वाइटेड, वाक्य दिया मेरे पिताजी ने, इन्वाइटेड माने आमंत्रित कर दिया, न्योता दे दिया, ऑल एंड सन्ड्री माने प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के, ऑफ द लोकालिटी, लोकालिटी माने तो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, टू द मैरिज पार्टी माने शादी में। मेरे पिताजी शादी में क्षेत्र के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के क्या कर दिए, निमंत्रण दे दिए। अब समझ गए बात ना? आल को दिए, सभी को दिया, यानी कि बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक को दिए। ठीक, अगला है एट वंस बिट्स इंड माने होता है चकरा जाना, चकरा जाना या उलझन में पड़ जाना, हैरान हो जाना, तो उसको एट वंस बिट्स इंड कहते हैं। याद कैसे होगा? देखो, आल माने वन माने होता व्यक्ति भी होता है, जैसे सम वन माने कोई व्यक्ति, वन माने व्यक्ति। क्लियर? सम वन कोई व्यक्ति, तो वन माने भी व्यक्ति, एवरी वन माने प्रत्येक व्यक्ति। बिट्स माने बुद्धि होती है, इंड माने अंत होना। बिट्स माने बुद्धि होती है, व्यक्ति की बुद्धि के अंत पर, एट माने पर, व्यक्ति की बुद्धि के अंत पर। अच्छा, बुद्धि का अंत हो जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा? चकरा जाएगा ना, ऐसे याद कर लो। टोटली कंफ्यूज, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। किसी बुद्धि का अंत मतलब कि कौन, मतलब जैसे मान लीजिए पेपर में आप देख लिए बहुत कठिन आ गया, पेपर में परीक्षा में आप बहुत कठिन आ गया, तो आपकी बुद्धि का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, और दिमाग आपका चकरा जाएगा। अरे बताओ अब कैसे हल करें, तो बड़ा कठिन पेपर आ गया ना। जो नहीं पढ़े रहेंगे तो उनका दिमाग चकरा ही जाएगा, जो पढ़े रहेंगे तो उनका नहीं चकराएगा। क्लियर? बुद्धि का अंत नहीं होगा। तो टोटली कंफ्यूज या परप्लेक्स्ड माने भी चकरा जाना, हैरान हो जाना। देखिए उदाहरण देखिए, द थीव्स वर एट देयर विट्स एंड, चोर चकरा गए, व्हेन दे सा द पुलिस कमिंग, जब वे पुलिस को आता हुआ देखे। जैसे कुछ चोर हैं, सामान को लूट के आए हैं, लेकिन पुलिस आ रहे तो उनके बुद्धि का अंत हो गया। अब क्या करें, कहाँ भागे, इधर उस पुलिस है, उधर उस पुलिस है। ठीक है ना? आप दूसरा उदाहरण भी आप लिख सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ। सीइंग द क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट, द स्टूडेंट्स वाज एट हिज विट्स एंड। क्वेश्चन पेपर को कठिन देखकर विद्यार्थी क्या किया? चकरा गया। इस तरह से भी आप कोई हिंदी में वाक्य सोच के उसका भी ट्रांसलेशन टेंस के हिसाब से आप कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम उदाहरण लिखो। ठीक ना? अब एक बात इसमें अभी ध्यान दे देना, यहाँ देखिए एट वंस है ना, लेकिन यहाँ एट देयर आ गया। क्यों? क्योंकि थीव जो बहुवचन है चोर, तो वन के जगह प्रोनाउन आ जाता है दूसरा, एक वचन है तो हिज या हर, बहुवचन है तो देयर आ जाता है। क्लियर? और वी है तावर। अगला है एबव बोर्ड माने होता है ईमानदार तथा स्पष्ट। याद कैसे होगा? एबव माने ऊपर होता है, बोर्ड माने बोर्ड। अगर बोर्ड के ऊपर जो चीज़ लिख के समझा दिया जाता है, जो टीचर अगर है बोर्ड के ऊपर लिख के अगर समझा रहा है, तो टीचर क्या है? ईमानदार है, और क्लियर हो जाता है, सब चीज़ समझ में आ जाता है स्पष्ट ढंग से ना। तो इस तरह से आप इसको आराम से याद कर लीजिए ट्रिक बना के। क्लियर? एबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर का मतलब स्पष्ट कहाँ से होगा? ये ऐसे होगा कि बोर्ड के ऊपर अगर लिख दिया जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा आपको, और जो लिखेगा वो आदमी कैसा रहेगा? ईमानदार, क्योंकि लिख के अच्छे से आपको समझा रहा है, ग्रामर वगैरह पढ़ा रहा है, तो ठीक ना। वही चीज़, बोर्ड पर लिखने वाला आदमी ईमानदार होता है और स्पष्ट तथा स्पष्ट हो जाता है, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। अगला, ही ऑलवेज एबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विथ हिज कस्टमर्स, वह हमेशा अपने ग्राहकों से लेन देन में क्या रहता है? ईमानदार और स्पष्ट रहता है। डीलिंग मान लेन देन, जैसे कोई आदमी है, ग्राहक को दिए सामान तो ईमानदारी से जितना है उतना ही लेगा, ठगेगा नहीं। क्लियर? अगला है एन एपल ऑफ डिस्कार्ड और बोन ऑफ कंटेंशन। एपल माने होता है सेब, इस डिस्कार्ड माने क्या होता है? झगड़ा। ठीक है ना? झगड़ा, कार्ड माने जैसे रूट वर्ड, इसमें कार्ड में हृदय होता है, डिस मतलब उल्टा, दो लोगों के हृदय नहीं मिलेंगे, दिल नहीं मिलेंगे, तो झगड़ा ही होगा, मनमुटा होगा। तो डिस्कार्ड माने झगड़ा होता है। अब देखिए बोन ऑफ कंटेंशन, बोन माने हड्डी होती, कंटेंशन माने कंटेंशनो माने झगड़ा होता है, कंटेंट माने झगड़ा करना। क्लियर? कंटेंशनो माने झगड़ा होता है। अब देखिए या इसका झगड़े की जड़ कहाँ से होगा? इसमें दो इडियम्स है, इतना ध्यान देना है। एक इडियम से एपल ऑफ डिस्कार्ड परीक्षा में कई आ सकता है, और दूसरा है बोन ऑफ कंटेंशन, ये तो ये आएगा। तो दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए साथ में दे दिया आर करके। काज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। अब यहाँ पहला वाला समझते हैं, दूसरा समझते हैं। कैसे ट्रिक से याद करोगे, चाहे जो आ जाए। झगड़े का सेब, पहले के शाब्दिक अर्थ पहले निकालोगे आप ना। झगड़े का सेब आ रहा है, तो जड़ से कहाँ मतलब देखो, झगड़े का सेब मतलब क्या? देखिए इसमें कुछ मुहावरे जो है ग्रीक और लैटिन से आए हैं, यूनानी भाषा से आए। ग्रीक भाषा में होता क्या, कुछ कहानियाँ थी, वहाँ से मुहावरा बना तो वो अंग्रेजी में आ गया। जैसे हिंदी में नहीं संस्कृत के शब्द आ जाते हैं, उर्दू के आ जाते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी में भी लैटिन यानी ग्रीक भाषा आ जाती है। ग्रीक माने यूनानी भाषा, लैटिन जैसे रोम वगैरह की भाषा जो है,
तो रोमन, लैटिन तमाम, ठीक है, और ग्रीक ये सब आ जाती है, यूनानी भाषा वगैरह, यूनानी भाषा, लैटिन भाषा आ जाती है, ठीक। तो उससे जो है, जो ग्रीक लैंग्वेज में जो स्टोरी है जहाँ से मुहावरा निकला है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ कैसे याद किया जाएगा, कहाँ से निकला है, उसके पीछे क्या ओरिजिन है, ताकि आपको ना भूलो। अब देखिए इसमें बात यह है कि इसमें एक कहानी थी कि एक सेब था। सेब जैसे हुआ क्या कि पूजा पाठ कर रहे थे, तो उसमें जो है देवी निकली थी अग्नि से, तो उन्होंने मतलब कि सेब दे दिया था। तो 3 लेडीज थी, ठीक है। तो जब अग्नि देवता सेब दे दिया, ठीक है, नहीं देवता थे, हाँ, तो 3 औरतें थी, ठीक है। तो देवी देवता पूजा कर रहे थे, तो अग्नि में से देवता प्रकट होके उनको दे दिए। 3 थी और एक ही सेब दे दिए। अब वो कहे कि इसको बांट के खा लेना, तो कोई कहे कहा कि हम ज़्यादा लेंगे, कोई कहा हम ज़्यादा लेंगे, 4 पार्ट कर दिया कि 2 हमको दे दो, 1 दे दो। यानी कि उस सेब को लेकर वो लोग क्या कर लिए, झगड़ा कर लिए, क्योंकि सेब एक ही है, तो बांटने में क्या हो गया, झगड़ा हो गया कम ज़्यादा के चक्कर में। तो जब झगड़ा हो गया तो झगड़े का जड़ हो गया, वो सेब क्या हो गया, झगड़े का जड़ ही हो गया, ठीक ना। जब झगड़े का जड़ हो गया तो इसीलिए मुहावरा निकल गया कि एपल ऑफ डिस्कस, झगड़े का सेब यानी कि झगड़े की जड़। और दूसरा वाला देखते हैं कैसे, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की हड्डी, एक मतलब का झगड़े की हड्डी मतलब झगड़े की जड़। अब ये कैसे होता है, अब इसमें होता क्या है कि जैसे किसी को मार के हड्डी तोड़ दोगे हड्डी तोड़ दोगे तो झगड़ा होगा कि नहीं हो, झगड़े की जड़ हो जाएगी ना। तो हमेशा कहेंगे हम भी तुमको मार के तुम्हारी हड्डी वड्डी क्या करेंगे, तोड़ देंगे। इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हो। बाकी तो हड्डी वैसे भी जान लो, हड्डी वगैरह क्या होता है कि जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं, कैसे हड्डी पा जाते हैं, तो दूसरे कुत्ते भी आते हैं उसको खाने का प्रयास करते हैं, तो उसके भी झगड़ा हो जाता है। अब कोई मीट वगैरह खा रहा है तो हड्डी एक बोटी उठा के किसी कुत्ते के सामने फेंक दिए, और फिर उसके बाद दूसरा कुत्ता भी उसको खाने का प्रयास करेगा, तो ऐसा होता ना, किसी कुत्ते के सामने फेंक दोगे कोई चीज़ खाने वाली चीज़, तो वो झगड़ा कर लेंगे कुत्ते, तो वो क्या होगा, झगड़े की हड्डी मतलब झगड़े की जड़ हो जाएगा वो। क्लियर, तो मुहावरा बना ऐसे बना, क्लियर, कि हड्डी को मतलब वही मीट को, हड्डी समेत मीट को जो है क्या किया गया, कुत्ते के सामने फेंक दिया गया, और वो कुत्ता खाने लगा, एक और आ गया, वो भी खाने का उसी को प्रयास किया, और दोनों झगड़ा कर लिए, तो हड्डी क्या हो गई, झगड़े की जड़ हो गई। क्लियर। तो इस तरह से हड्डी वाली कहानी से आप हड्डी वाला कनेक्ट करिए, और सेब वाली कहानी से सेब वाला। तो झगड़े का सेब का हो या झगड़े की हड्डी का हो, दोनों का मतलब कि झगड़े का क्या होगा, जड़ ही होगा। काज आपको उदाहरण देख लेते हैं। कश्मीर इज एपल ऑफ डिस्कार्ड आर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की क्या है, जड़ है। आतंकवादी कश्मीर को पाकिस्तान लेना चाहता है, लेकिन भारत से, अब भारत कहता है कि नहीं देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। भारत का स्लोगन ना, यहाँ के लोग कहते हैं भाई कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, इसलिए कश्मीर को भारत नहीं देगा। क्लियर, कुछ भी हो जाए, इसलिए दोनों के बीच क्या झगड़े की जड़ है, ये देना नहीं चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते हैं। क्या लेंगे, भारत तो कभी नहीं देगा, इसलिए 370 भी तो हटा दिया गया, तो पाकिस्तान अब कभी नहीं पाएगा। क्लियर, झगड़े की जड़ है। आगे है एट डैगर्स डाउन माने क्या होता है, घोर शत्रुता या कट्टर दुश्मन, दूसरी हिंदी होती है, ठीक ना। अब याद कैसे होगा, डैगर माने क्या होता है, खंजर होता है। डैगर माने खंजर, कटारी, तलवार, ठीक है, खंजर, ठीक, खंजर से वार कर दिया जाता है ना, मार देते हैं, ठीक है। कितने लोग दूसरे को चाकू मार देते हैं, खंजर मार देते हैं। अब देखिए, अब पिक्चर में देखते हो ना, खंजर मार रहते हैं, उसको निकालने आता है हीरो, फंस जाता है बेचारा, कहा था तुम्हें खून किए हो, निर्दोष भी रहता है, तो उसी को खंजर कहते हैं, ठीक है। तो ड्रा माने खींचना, ठीक है, खंजर, चाकू या तलवार, उसको डैगर कहते हैं, खंजर, कटारी। अब देखिए ड्रा माने खींचना होता है। अब देखिए याद कैसे होगा, घोर शत्रुता, इसका कैसे मतलब है, खंजर खींचना यानी कि घोर शत्रुता मतलब क्या। अब होता क्या, आज कभी कभी होता क्या कि 2 लोग में अगर दुश्मनी है, दोनों लोग अपने अपने खंजर खींच लिए, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, वो काम मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अगर खंजर खींच रहा है दोनों तरफ से, इसका मतलब दोनों में क्या है, घोर शत्रुता है। क्लियर हो गया ना, ऐसे इसको समझना आपको। खंजर खींचने पर यानी कि घोर शत्रुता रहेगी, तभी खंजर खींचेगा। क्लियर, ऐसी स्थिति पर क्या रहेगा, वहाँ घोर शत्रुता रहेगी। ओपन एनिमिटी, खुली शत्रुता, बिटर एनिमीज माने घोर शत्रुता। बात एक हुआ। राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगर्स डाउन विथ ईच अदर। राणा प्रताप और अकबर एक दूसरे के थे क्या थे, घोर शत्रु थे, कट्टर दुश्मन थे,
या दोनों में दुश्मनी थी, हाँ, एक दूसरे से दुश्मनी थी, ठीक है ना, इनकी घोर शत्रुता थी एक दूसरे में, यानी कट्टर दुश्मन दूसरी हिंदी होती है। देखते हैं आगे। भाई दोनों बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ था ना, घोर शत्रु थे इसलिए। एन एपल ऑफ वन आई माने आँख का तारा। चलिए दूसरा मुहावरा आता आँख का तारा, हिंदी में भी आप सुने होंगे आँख का तारा, लेकिन हिंदी में भी ये मुहावरा ही है। इसका मीनिंग होता है अति प्रिय। इसका क्या मीनिंग होता है? अति प्रिय, वेरी डियर इसकी अंग्रेजी होता है। बहुत प्यारा कहो या अति प्रिय कहो, बात एक के बाद दूसरे हिंदी इसकी, ठीक है। आँख का तारा वो भी तो हिंदी है ना, एपल्स ऑफ आई, अति प्रिय या बहुत प्रिय, क्लियर इसका मतलब होता है। एपल ऑफ वन आई, आई माने आँख होता है, एपल माने सेब। अब यहाँ भी देखिए सेब आ गया। आँख का सेब का मतलब क्या? आँख का सेब नहीं है, आँखों का तारा होगा, अति प्रिय होगा। ये तो गाना सुने होंगे, आँख का तू है तारा, जान से तू है प्यारा, क्लियर। तो वो जो है आँख का तारा होना का मतलब क्या? बहुत प्रिय होना, ठीक है। जिसमें अजय देवगन अपने लड़के के साथ गाता है, उसकी अजय देवगन की वाइफ जो है, ठीक है। तो मतलब क्या कहता है? आँख का तू है तारा अपने लड़के को कहता है कि तू आँख का तारा है, मतलब हमको बहुत क्या है, दुलारा है, बहुत वेरी डियर है, बहुत प्रिय है, क्लियर। तो वो चीज़ जो है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा अपनी माता पिता की आंखों का तारा होता है। आप ऐसा सेंटेंस बना दो, क्लियर। एवरी चाइल्ड इज एपल ऑफ हिज पेरेंट्स आई। प्रत्येक बच्चा अपनी माँ बाप की आंखों का तारा होता है, या आप हिज मदर्स आई कर दो, अपनी माँ की आंखों का तारा होता है, क्लियर। बता दो कि राम जो है दशरथ की आंखों के तारे थे। राम दशरथ को ज़्यादा प्यारे थे ना, राम वॉज एपल ऑफ दशरथ आई। कोई भी सेंटेंस इस तरह से आप बना सकते हो, क्लियर हो गया। आप खुद बता दो, आई एम एपल ऑफ माई मदर्स आई, मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ। आई एम एपल ऑफ माई फादर्स आई, माई पेरेंट्स आई, क्लियर। चलिए इसमें देखिए दिया है, सुधीर द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज द एपल ऑफ हिज मदर्स आई। सुधीर अपने माता पिता का इकलौता पुत्र अपनी माँ की आंखों का क्या है? तारा है। और जब एक ही पुत्र है तो आंखों का तारा रह ही रहेगा, कुछ ज़्यादा ही प्रिय रहेगा ना। एक ही पुत्र है, अगर वो खत्म हो तो ज़्यादा ही तकलीफ होगा ना। दो तीन रहेंगे तो चलो संतुष्टि के लिए एक आग बचा रहेगा। आगे देखते हैं, अगेंस्ट द रेनी डे। अगला मुहावरा है अगेंस्ट द रेनी डे, माने तो बुरे दिनों के लिए। फॉर हार्ड डेज, फॉर हार्ड डेज, बुरे दिनों के लिए। अब याद कैसे होगा? रेन माने क्या होता है? अच्छा इसमें हम आपको ये ट्रिक थोड़ा कम बताएं। एपल ऑफ वन आई माने आंखों का शेप तो होता नहीं तारा, तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, आंखों का शेप मतलब आंखों का तारा यानी अति प्रिय। आप जाते हो मार्केट में तो फल खरीदने के लिए, तो सेब देखते हो तो बढ़िया से जो है सजावट करके रखा रहता है, और सेब आंखों को बहुत प्रिय लगता है कि भाई एक सेब मिल जाए तो खा ले, क्लियर। तो सेब वास्तव में बहुत अच्छा लगता ही करता है, आंखों का उतारा मान लीजिए, अति प्रिय लगता है ना कि सेब खा लें आराम से, लेकर एप्पल खा लें। तो एप्पल तो सबको स्वीट रहता है, मीठा भी लगता है, अच्छा भी लगता है, प्यारा भी लगता है, लगभग सभी उसको पसंद करते हो। तो इसलिए आंखों का सेब मतलब आंखों का तारा, मतलब वो बहुत प्रिय लगता है, सेब आंखों को बहुत प्रिय लगता है, इसलिए आंखों का तारा। एप्पल का कनेक्शन वहाँ से कर लीजिए कि बहुत प्रिय लगता है ना सेब, देखने में बहुत अच्छा लगता है ना, आंखों का तारा लगता है, प्रिय लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। अगेंस्ट द रेनी डे माने बुरे दिनों के लिए। याद कैसे होगा? बुरे दिनों के लिए। अगेंस्ट माने खिलाफ, रेनी माने वर्षा, डे माने बरसात के दिनों के खिलाफ होना, यानी बुरे दिनों के लिए। अब जैसे फॉर हार्ड डेज, अब जैसे अगर रेनी डे, रेनी माने बरसात, अगर कहूँ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ जाएगी, तो वहाँ का दिन बुरा हो जाता है कि नहीं हो जाता? जैसे उत्तराखंड वगैरह में बाढ़ आ गई थी कुछ दिन पहले। अब वो क्या, अगर बहुत ज़्यादा रेनी डे, बहुत ज़्यादा दिन मतलब कि बहुत ज़्यादा बरसात वाला दिन हो जाएगा, बहुत ही बाढ़ आ जाएगी, तो बुरा दिन आ जाएगा नहीं हो जाएगा? तो वही हो गया बुरे दिनों के लिए। उस बुरे दिनों के खिलाफ में आप कुछ पैसा वगैरह बचा के रख रहे हैं, तो आप बुरे दिनों के लिए रख रहे हैं। मतलब जैसे आप कुछ पैसा वगैरह कमाए, आप जान रहे हैं कि बाढ़ आती रहती है जिस इलाके में, तो आप पैसे पहले से बचत करके रखे रहेंगे, तो भाई उस समय कमाई नहीं हो पाएगी, तो हम क्या करेंगे? उससे अपना खर्चा चलाएंगे। तो बहुत जान लीजिए, रेनी डे मतलब बहुत ज़्यादा बरसात वाला दिन आ जाएगा, तो जान लीजिए बुरा दिन ही रहेगा, क्योंकि काम धंधा चल नहीं पाएगा, बाढ़ आ जाएगी, क्लियर। फॉर हार्ड डेज, एवरी पर्सन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे। प्रत्येक व्यक्ति को जो है बुरे दिन के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। अगला इडियम है आपका एट आर्म्स लेंथ, माने दूर होता है। याद कैसे होगा? आर्म माने बाँह होता है, लेंथ माने लंबाई, बाँह की लंबाई पर। अगर बाँह की लंबाई पर आप खड़े हो रहे हो तो यानी कि दूरी खड़े हो रहे हैं ना, जैसे होता है ना प्रार्थना में खड़े हो ना, एक हाथ की दूरी पर खड़े हो तो एट आर्म्स लेंथ हो जाएगा, मतलब बाँह की दूरी पर। तो इस तरह से लेंथ माने लंबाई होता है, भुजा की लंबाई अगर रहेगी तो दूर होगा ना,
इसलिए इसका मतलब होता है दूर। एट लेंथ, आर्म्स लेंथ मतलब एट ए डिस्टेंस। तो द फादर एडवाइज हिज सन, पिता ने अपने पुत्र को सलाह दिया। क्या सलाह दिया? टू कीप हिमसेल्फ, कि स्वयं को रखो, एट ए आर्म्स लेंथ माने दूर, फ्रॉम बैड बॉयज माने बुरे लड़कों, स्वयं को बुरे लड़कों से दूर रखो। भुजा की दूरी मतलब सट के ना हाथ में हाथ डाल के घूमते रहोगे तब तो दूर नहीं हो ना, दूर ही रहेगा। आर्म्स लेंथ हाथ भर की कम से कम लंबाई रहेगी, यानी कि दूर रहोगे। क्लियर? आगे एन एक्स टू ग्रिंड माने होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। याद कैसे होगा? पर्सनल इन टू सर्विस का मतलब होता है। इसमें भी एक कहानी है, बता दे रहे हैं आप ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। एक्स माने होता कुल्हाड़ी, ग्रिंड माने होता पीसना। ग्रिंड माने ग्राइंडर मशीन होती है ना, पीसने वाली मशीन, सुने हो ना? तो ग्राइंड माने पीसना होता है। और या कुल्हाड़ी है तो कुल्हाड़ी तो पीसा नहीं जाएगा, पीसना मतलब कुल्हाड़ी को पीसने मतलब उसमें धार लगाना, जिसको पहाटना कहते हैं गाँव में। क्लियर? तो कुल्हाड़ी को पहाटना या कुल्हाड़ी में धार लगाना। क्लियर? कुल्हाड़ी को तेज करना। तो ये मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है। तो उसी से रिलेटेड इसमें एक कहानी है कि एक आदमी था, सुनो, एक आदमी था, वो जो है अपने मित्र के पास जाता था। जानते क्यों जाता था? वो लकड़ी का काम करता था, लकड़ी काटता था, तो उसकी कुल्हाड़ी जब धार खराब हो जाती थी तो उसके यहाँ जाता था। उसके पास एक मशीन रहती थी उसकी धार को लगाने के लिए, साम लगाना जिसको कहते हैं, धार लगाना, ठीक ना? तो उसको मतलब पहाट लेता था उसी में, ठीक है ना, धार लगा लेता था उस मशीन से। लेकिन कुछ दिन बाद वो आदमी आना बंद कर दिया। तब वो कहा कि यार वो आता नहीं इस समय। तो पता चला उसको कि वो आजकल लकड़ी वाला काम नहीं करता है, कुल्हाड़ी जो है में उसके साम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है धार लगाने की, इसलिए वो नहीं आता है। पहले आता था, उसी बहाने आपसे मिलता था, धार लगाता था, उसका काम रहता था, आता था। अब उसका काम नहीं है तो नहीं आता है। तब वो कह दिया, अच्छा आप समझ में आया, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आता था। मतलब काम रहता था तो आता था, अब काम नहीं है तो हाल चाल पूछने भी नहीं आता। क्लियर? तो वहीं से मुहावरा निकल के आ गया, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अब याद हो जाएगा आराम से। पर्सनल लीड टू सर्व। अगला है पीपुल डू नॉट ट्रस्ट दोज, लोग उन पर भरोसा नहीं करते हैं, हु हैव एन एक्स टी ग्रिंड, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लोग उन पर भरोसा नहीं करते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं ना, मतलब ही होते हैं जो। अगला देखते हैं, एट द 11th आवर माने होता है अंतिम समय पर, एट द लास्ट मोमेंट। 11th आवर मतलब क्या है? इसको आराम से याद कर सकते हो। 11th माने 11वां, आवर माने घंटा। घंटा कितने होते हैं? 12 होते हैं दिन में, जैसे 12 घंटे होते हैं, फिर 12 के बाद फिर 1 2 3 अपने यहाँ। क्लियर? तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की, ठीक है। दोपहर के बाद फिर रात के बाद फिर 1 2 3। तो अब 11वें के बाद 12वां घंटा आ जाएगा। घड़ी में 12 घंटे होते हैं ना, सुई तो 12 रहती है घंटे वाली। तो 11 के बाद 12, 12वां घंटा क्या? अंतिम घंटा है ना। घड़ी में देखोगे 12वां घंटा अंतिम घंटा, उसके बाद फिर 1 2 3 आ जाएगा। इस तरह से 11वें घंटे पर मतलब अंतिम घंटे। क्लियर? इस तरह से आराम से याद कर सकते हो आप। क्लियर? 11वां घंटा तक हो गया मतलब 12वां अंतिम घंटा है। अंतिम घंटा मतलब अंतिम समय, समय तो बताता है घड़ी। इस तरह से आराम से इसको 11वें के बाद 12वें वाला अंतिम से आप कनेक्शन इसका कर सकते हैं आराम से। क्लियर? एट द लास्ट मोमेंट। इफ़ यू बिगिन योर स्टडीज एट द 11th आवर, यदि तुम अपनी पढ़ाई अंतिम समय पर शुरू करोगे, यू कैन नॉट बी श्योर टू पास, तो तुम्हें पास होने का विश्वास नहीं होगा। श्योर माने विश्वास होना, पक्का विश्वास होना। क्लियर? तो अगला है एट ए स्टोन थ्रो माने होता पास। ठीक, स्टोन माने पत्थर, थ्रो माने फेंकना, नियर माने पास। याद कैसे होगा? अगर मान लीजिए जो मुहावरा बना, एक तो पत्थर फेंकना था, बड़ा सा पत्थर था। अगर बड़ा सा पत्थर था, उसको फेंकोगे तो बहुत दूर तो जाएगा नहीं। वैसे भी आप हाथ से फेंकोगे तो कितना दूर जाएगा? बहुत दूर तो नहीं जाएगा ना, तो पास ही रहेगा। ये थोड़ी है कि 10-20 किलोमीटर दूर चला जाएगा, पास ही रहेगा। तो पत्थर जब फेंका गया था तो पास ही था। तो इस तरह से एट ए स्टोन थ्रो, पत्थर को फेंकने पर यानी कि पास। क्लियर? इतना ही दूर है कि हम पत्थर भी फेंकेंगे तो पहुंच जाएगा, मतलब पास ही है। क्लियर? उदाहरण, योर अंकल लिव्स एट ए स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, तुम्हारे चाचा जो है मेरे घर से पास में ही रहते हैं, मतलब बहुत दूर नहीं रहते, पास में ही रहते हैं। इतना ही पास में रहते पत्थर फेंक देंगे पहुंच जाएगा। क्लियर? एट लार्ज माने होता है स्वतंत्र, फ्री होता है। ठीक है? लार्ज, इसको याद करने की ट्रिक ये है कि लार्ज माने बड़ा होता है, बड़ा विशाल। जो बड़े लोग होते हैं वो अक्सर जेल से क्या होते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, छूट जाते हैं ना। गरीब बेचारा, उसमें जमानत नहीं होती उसकी। बड़े लोग नेता मंत्री जाते हैं तो सुनते हो ना, वो मतलब पावर वाले होते हैं जो बड़े लोग, वो अक्सर क्या होते हैं? जल्दी छूट जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह से याद कर सकते हो। द प्रिजनर इज एट लार्ज एट ट्रिपिंग द जेलर। प्रिजनर माने कैदी, एट लार्ज माने स्वतंत्र है, आफ्टर माने बाद में, टिपिंग माने बख्शीश देना, द जेलर माने जेलर। कैदी जेलर को बख्शीश देने के बाद क्या है? स्वतंत्र है। बख्शीश देने का मतलब उसको फालतू पैसा दे रहा है, लो इतना रख लो, तो जेलर क्या किया? उसको छोड़ दिया, जितना कहा उससे ज़्यादा ही दे दिया, यानी छोड़ दिया। देखिए सब एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सब इडियम्स हैं। एट हैंड माने हो गया एट हैंड, हाँ ठीक है, एट हैंड बताना था। एट हैंड माने पास,
अब हैंड, हैंड माने हाथ, आइट माने पर, हाथ पर मतलब क्या, पास। अब इतने पास है कि हाथ, अगर दो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर हाथ पर हाथ रखे हैं तो इसका मतलब वो दोनों पास हैं, नज़दीक हैं। क्लियर? बस हाथ पर हाथ तभी तो रखेंगे, एकदम पास में रहेंगे ना। बस आइट हैंड, हाथ पर, मतलब माय कॉलेज इज जस्ट आइट हैंड फ्रॉम माय हाउस, मेरा कॉलेज मेरे घर से पास ही है, मेरा घर पास ही है। बस कहते ना, कोई भी होता है ना, यहीं पास में ही है, हाथ ऐसे ना, हाथ पर ऐसे हाथ दिखा देते ना, मेरा आपका कॉलेज कहाँ है, कहो मेरा कॉलेज यहीं घर के पास ही, यहीं पास ही है। क्लियर? हाथ दिखाते हो यानी पास, हाथ पर, आपके हाथ पर ही है, मतलब हाथ दिखा देते हो यहीं पर है, यानी पास है। आराम से आगे देखते हैं। एट रैंडम माने बिना किसी उद्देश्य के, ठीक है। तो रैंडम माने वैसे हो भी करता है, रैंडम माने यूं ही मतलब बिना किसी उद्देश्य के, एट माने पर होता है, ठीक है। आराम से याद होगा, विदाउट एनी एम। अब द सोल्जर्स फायर्ड देयर गन्स, सैनिक ने अपनी बंदूक को, फायर्ड माने गोली चलाना, बंदूक से गोली चला दी। एट रैंडम माने बिना किसी उद्देश्य के, ठीक है। मतलब कुछ लोग मारने के लिए चलाते हैं, कुछ लोग वैसे चला देते हैं, ठीक है, अपनी शान दिखाने के लिए, हैं, बिना किसी उद्देश्य के चला देते हैं। ए बेड ऑफ रोजेज माने होता है फूलों की सेज, क्वाइट कंफर्टेबल। याद कैसे होगा? बेड माने बिस्तर होता है, रोज माने गुलाब, गुलाब का अगर बिस्तर रहेगा तो एकदम फूलों की सेज उसको कहा जाएगा ना। गुलाब का बिस्तर लगा दो तो फूलों की सेज होगा कि नहीं होगा? फूलों की सेज का मतलब क्या? क्वाइट कंफर्टेबल, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में होना। एक दूसरी हिंदी क्या होती है? ये तो फूलों की सेज भी मुहावरा है। बिल्कुल आरामदायक स्थिति, आरामदायक स्थिति इसका अर्थ होता है। अच्छा, फूलों की सेज रहेगी तो आरामदायक स्थिति में रहेगी ना भाई, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, प्रधानमंत्री का पद फूलों की सेज नहीं है, मतलब एकदम आराम उसमें भी नहीं है। भाई प्रधानमंत्री की कितना जिम्मेदारी होती है देश की, जान ही रहे हो ना। तो भाई फूलों की सेज नहीं है, ये नहीं कि प्रधानमंत्री बन गए तो फूलों की सेज है आराम से सोएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जीवन, आप दूसरा वाक्य भी यूज कर सकते हैं, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है, ऐसा सुने हो ना। ये भी कहा, जीवन फूलों की सेज नहीं, मतलब जीवन में आराम ही नहीं रहेगा, दुख भी आएगा सुख भी आएगा, दोनों आएगा। एप्पल पाई ऑर्डर माने क्या होता है? सुव्यवस्थित रूप से। अब याद कैसे होगा? एप्पल, एप्पल माने सेब होता है, पाई माने कचौड़ी भी होता है, ठीक है, और समोसा भी होता है पाई में, वैसे रिसोल्स माने भी समोसा होता है। ऑर्डर माने क्रम होता है या व्यवस्थित भी होता है, ठीक ना, क्रम या व्यवस्थित। आप देखिए, याद करें सुव्यवस्थित रूप से, इसका कनेक्शन आप एप्पल से ही कर दिए। सेब जो है ऑर्डर माने एकदम क्रम से व्यवस्थित ढंग से, ठीक है। ये सेब को आप जाते हैं दुकान पे, कैसे रखा जाता है? बढ़िया दुकान पे जो जाएंगे अच्छी दुकान पे, तो वहाँ सेब बहुत अच्छे से क्या व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है ना। तो इस तरह से आप एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल एकदम ऑर्डर में रखा जाता है, मतलब सुव्यवस्थित ढंग से, आराम से याद हो गया। क्लियर? परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डरली में एकदम क्रम से, अरेंजमेंट माने व्यवस्थित ढंग से। सी कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, वह अपनी किताब सुव्यवस्थित ढंग से रखती है। बहुत, आप किताब को बैग में सुव्यवस्थित ढंग से रखती हो? कोई रखती है बता दो, वैसे सुव्यवस्थित ढंग से ही रखना चाहिए, नहीं तो इधर उधर करके फाट चीट डालो। अगला देखते हैं, ऑल ग्रीक एंड लैटिन माने समझने में बहुत कठिन, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत कठिन। याद कैसे होगा? ग्रीक भाषा बताया ना, ग्रीक और लैटिन भाषा से भी अंग्रेजी में आए हैं। अच्छा, अंग्रेजी तो सिंपल चीज़ होती है, आराम से याद, कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी बहुत सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि अंग्रेजी रहेगा सरल ही रहेगा ना। जब हमें ग्रीक और लैटिन ये आके मिल जाएगा तो वो कठिन हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो आल माने पूरी तरह से, अगर आपको ग्रीक और लैटिन ही दे दिया जाए कि इसको पढ़ के समझो, तो आपको समझने में क्या होगा? बहुत कठिन होगा कि नहीं होगा? होगा ना, समझने में बहुत कठिन होगा। इस तरह से आल ग्रीक एंड लैटिन माने होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हिज लिटरेरी स्पीच वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस, उसका साहित्यिक भाषण हम में से अधिकांश के लिए जो है समझने में बहुत क्या था? कठिन था। चलिए लास्ट देखते हैं। अगला है ए लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक माने होता है हंसी का पात्र। स्टॉक माने से ढेर होता है, हंसी का ढेर का मतलब क्या? हंसी का पात्र। जैसे उसको देखकर सब लोग ढेर सारा हंसी करते हैं तो हंसी का पात्र हो जाएगा सब्जेक्ट। तो स्टॉक माने भंडारे होता है, तो हंसने का जो भंडार हो यानी वो हंसी का पात्र हो। इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। लाफिंग हंसना, हंसने से कनेक्ट, जो हंसने का एकदम भंडार हो यानी कि वो हंसी का क्या रहेगा? पात्र रहेगा, हमेशा हंसता ही रहेगा। तो लोग कहेंगे ये बहुत हंसता रहता है, तो हंसी का पात्र उसको बना देते हैं। ठीक यार, तुम एकदम हंसी के पात्र हो क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुल, रेडिकुल माने हंसता, हास्यप्रद होना, हंसी मनाना। देखिए, हिज फूलिश आर्ग्यूमेंट, उसके मूर्खतापूर्ण आर्ग्यूमेंट माने तर्क या बहस, हैज मेड हिम एक लाफिंग स्टॉक,
उसे हंसी का पात्र बना दिया। आफाल माने सभी के द्वारा। उसके जो है मूर्तापूर्ण तर्क जो है सबके प्रति जो है उसको हंसी का क्या बना दिए हैं, पात्र बना दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आपको अगला पार्ट में हम पार्ट 2 में कराएंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो यूज़फुल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखें, ताकि जैसे ही अपलोड करूँ वीडियो आपको मिल जाए और बोर्ड परीक्षा के लिए आप अच्छी तैयारी कर सकें और किसी भी कंपटीशन के लिए भी ये यूज़फुल होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।